आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं भाई आप? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा, बढ़िया होगा, आप अच्छे भी होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि एडवांस मैथ का टॉपिक तो आपका चल ही रहा है मैथ स्पेशल में, और इसके साथ ही इससे पहले जो क्लासेस आपको मिली होंगी अर्थमेटिक मैथ्स की, उसमें अर्थमेटिक में आपको सिर्फ पहली क्लास जो मिली होगी उसमें सिलेबस डिस्कशन हुआ होगा, जिसमें मैंने ये बताया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। याद करो, मैंने पूरे के पूरे मैथ में मात्र 10 यूनिटें बताई थी, जिनमें से 4 यूनिट एडवांस मैथ की थी, 1 यूनिट कॉम्बो यूनिट थी जिसको हम डीआई बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, और 5 यूनिट अर्थमेटिक की थी। हालांकि अगर बनाना चाहें तो उनको चाहे हम 20 चैप्टर बना देते हैं 5 में से निकाल करके। मैंने बनाए भी थे, जैसे परसेंटेज में से मैंने निकाले थे कितने, लगभग 6 चैप्टर निकाल दिए थे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, शेयर मार्केट, और उसके अलावा हमने ये निकाला था SI CI। वैसे ही रेशियो प्रोपोर्शन था, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन। वैसे ही हमारा एवरेज था। एवरेज के बाद हमारा टाइम एंड वर्क था, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स, एज, मतलब बहुत सारे अलग अलग चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में जो आपको डिस्कस कर रखे थे कि क्या क्या चैप्टर आपके होते हैं, कितना कितना सिलेबस आपका होता है। अब याद रखिएगा एक बात, एडवांस मैथ को जैसे मैंने चलाया था कि कहां से हम शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने बताया भी था कि 4 टॉपिक जो होते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड एलजेब्रा। एलजेब्रा में शुरू नहीं करता, क्योंकि अगर मुश्किल चीज को हाथ लगाना है, जब एडवांस मैथ को हाथ ही लगा दिया तो सबसे मुश्किल चीज को हाथ लगाओ, क्यों ना ज्योमेट्री को हाथ लगाए। हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में से एक शुरू करना था, ज्योमेट्री में शुरू कर चुका था, और उसके बाद ज्योमेट्री के बाद ही मेंसुरेशन पढ़ सकते हैं। एलजेब्रा में कहता हूं सबसे लास्ट में करवाएंगे, बहुत ईजी है। लेकिन अब बात आती है अर्थमेटिक की, क्योंकि अब ये वाला सेशन आपका अर्थमेटिक का रहेगा और अर्थमेटिक में प्रॉपर सेशन रहेंगे आपके। तो अर्थमेटिक मैथ में जो चैप्टर है, मैंने 5 यूनिटें जो आपको बताई थी, उनमें से 1 यूनिट है एवरेज, औसत, 1 यूनिट है परसेंटेज यानी प्रतिशत, 1 यूनिट है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, 1 यूनिट है टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय, चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और 1 यूनिट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अब सोचने वाली बात यह है कहां से शुरू किया जाए, क्योंकि सारी यूनिट ऐसी हैं, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर बेस रहेंगे। जैसे हम साधारण सी बात करो तो डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट में पार्टनरशिप शुरू नहीं कर सकता, उससे पहले रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट में ट्रेन एंड बोट स्टार्ट नहीं कर सकता, उससे हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट वर्क एंड वेजेस शुरू करने से पहले टाइम एंड वर्क का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। यानी कि बेसिक चैप्टर तो अभी भी हैं, जो 5 नाम मैंने लिए थे वो बेसिक ही हैं। तो इनमें से कौन सा शुरू करें? अब दरअसल वैसे तो देखा जाए कि अर्थमेटिक आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, मैंने भी सुना है, मैंने देखा भी है इतने वर्षों के पठन पाठन के कार्यकाल में, कि मोस्टली जो अध्यापक हैं वो शुरू करते हैं परसेंटेज से यानी प्रतिशत से। मुझे नहीं समझ आता वहां से। मुझे ये लगता है कि परसेंटेज से शुरू करने से पहले आप चूक रहे हैं। परसेंटेज तो बहुत आगे निकल गए, हम बहुत आगे निकल गए परसेंटेज को पढ़ाने में, क्योंकि अर्थमेटिक क्या है, वो स्टेप पे चलता है। और अर्थमेटिक का जो पहला, सबसे पहला स्टेप होता है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, अर्थमेटिक का जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला टॉपिक जिसको मैं बोलता हूं, मैं जो करवाता हूं हमेशा, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी कि अगर इसको हिंदी भाषा में लिखना चाहेंगे तो अनुपात एवं समानुपात। अब मैं यही क्यों शुरू कर रहा हूं? कोई खास कारण होगा भाई शुरू करने का, कि यही क्यों शुरू किया गया, ऐसा क्यों चलाया गया, अनुपात समानुपात ही क्यों चलाया जा रहा है। याद रखिए, कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे
यहां तक कि ज्योमेट्री भी पढ़ रहे होंगे, ज्योमेट्री में भी कई बार मैंने बातें की होंगी, वहां पे रेशियो की बातें कई बार आई हैं। कोई भी टॉपिक उठा लेना, एवरेज उठा लो, परसेंटेज उठा लो, प्रॉफिट लॉस उठा लो, SICI उठा लो, डिस्काउंट उठा लो, शेयर मार्केट उठा लो, यहां तक कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एट वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कोई भी यूनिट उठा लो, जब तक आप ये नहीं जानेंगे रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता है, अनुपात समानुपात क्या होता है, मैं गारंटी देता हूं आप यूनिट को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक फंडाज लगाने ही पड़ेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर की। और याद रखिए, जब सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है तो क्यों ना यहीं से शुरू किया जाए, और मैं उसी कारण से रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात से ही शुरू करूंगा। अब चीजें कैसे चलेंगी मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि बच्चों को पता होने चाहिए कि कैसे हमारा चैप्टर चलेगा आगे। पहले 2 या 3 क्लासेस सिर्फ बेसिक होगा। बेसिक होने का मतलब ये मत समझना कि पहले दूसरी या मतलब 5वीं 6ठी कक्षा की बातें बताएंगे क्या, नहीं, ट्रिक्स भी आएंगे, और यहां पे तो खेल ही ट्रिक्स का होता है सारा का सारा। लेकिन याद रखिए, जब तक आपका बेसिक यानी आधारभूत चीजें मजबूत नहीं होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। बेसिक चलने का भाव यह है कि मैं कोई टाइप नहीं पढ़ाऊंगा, टाइप में बांटूंगा नहीं तब तक चैप्टर को। 2 क्लास होंगी, 3 क्लास होंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी भी होंगी, पहली 2 या 3 क्लास, जो बच्चा इन 2-3 क्लास को देख लेगा प्रॉपर रूप से, याद रखिए वो आगे सारी की सारी टाइप्स बनाने में सफल हो जाएगा। उसके लिए बाकी की टाइप्स कोई ज्यादा दिक्कत वाली नहीं होंगी। बात समझ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली बाकी में। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम पोर्शन शुरू करेंगे। और भाई श्री गणेश हो गया है अर्थमेटिक का, तो अच्छे से हेडिंग वगैरह डाल करके, स्टार वगैरह लगा करके, जो आपके नोट्स वगैरह बनाते हो अच्छे से करके शुरू करना। और आप हेडिंग डाल लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड अनुपात एवं समानुपात। उम्मीद है आपने हेडिंग डाल भी ली होगी। हेडिंग तो कैसा डाल ही ली है, क्या है। अब सबसे पहली बात क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन करवाना शुरू करूं तो कोई मजे वाली बात है नहीं। यहां से हम कुछ चीजें बहुत आधारभूत पढ़ेंगे, जिनमें पढ़ के मजा आ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहली बात, रेशियो होता क्या है, अनुपात होता क्या है, अनुपात है क्या, रेशियो चीज क्या है। अगर मैं इसकी साधारण सी डेफिनेशन बोलूं, देखो किताबों में तो बहुत अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, जो मैं अपने आप में डेफिनेशन बोलता हूं, मैं बोलता हूं रिलेशन। ये रिलेशन है एक, ये एक संबंध है किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन सेम। ये डेफिनेशन शायद आज तक कहीं नहीं देखी होगी। रिलेशन बिटवीन सेम यानी कि एक समान के बीच में संबंध है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, एक समान के बीच में संबंध कैसे, इनके जो सेम है उनके बीच में संबंध कैसे। सेम का भाव मैं अगर कहूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि काऊ है, गाय है, मैं आपसे कहूं कि हॉर्स है, घोड़ा है, मैं आपसे कहूं कि किलोग्राम है, मैं आपसे कहूं कि एज है, मैं आपसे ये कह दूं कि जैसे कोई भी मिल्क है, जैसे मान लीजिए, हाँ अभी क्या लिया मैंने, ये मैंने कई चीजें लिख दी, आपको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है सर ने, क्या कह रहे हैं सर। याद रखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 गाय हैं, आपके पास 4 गाय हैं, मैंने क्या बोला, मेरे पास 3 काउज हैं, 3 गाय हैं, आपके पास 4 गाय हैं, यू हैव 4 काउज, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ आवर काउज हैविंग, यानी हमारे पास रखी जाने वाली गायों का अनुपात बताइए। अनुपात होता है उनके बीच का रिलेशन, संबंध, यानी कि मेरे पास 3 आपके पास 4 है, तो 3 अनुपात 4 हो गया। हम ऐसे लिखते हैं, अनुपात को ऐसे लिखते हैं डबल डॉट से। मैंने कहा मेरे पास 10 घोड़े हैं, आपके पास 12 घोड़े हैं, अनुपात बताइए किस अनुपात में हमारे पास घोड़े हैं। तो अगर मैं अनुपात लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 10 अनुपात 12,
ये कट सकता है, और अनुपात में ये बात याद रखिए यूनिट कट जाती है अगर वो सेम मल्टीपल पे हो, कट जाती है, कट जाएगी तो ये 2 से कट रहा है, आपको पता है, तो ये 5:6 होगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। अभी देखो, फिर मैं एक बात बोलूं कि मेरा वजन 70 किलो है, आपका वजन मान लीजिए 60 किलो है, तो हमारे वजन का अनुपात यानी कितने किलो, हमारा वजन कितने अनुपात में है, तो हम फिर यूनिट को काट दें तो 7:6 हो गई। मैंने कहा मेरी एज 50 साल है, आपकी एज मान लीजिए 30 साल है, तो हमारी एज का अनुपात क्या हुआ, 5:3 हो गया। ये आप चीजें समझ रहे हैं, बड़े अच्छे समझ रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास, मैं डेली 3 लीटर दूध पीता हूं, आप डेली ½ लीटर दूध पीते हैं, यानी कि 1/2 लीटर, तो हमारे बीच में रेशियो क्या हुआ, तो इसको यहां ले आओ तो 6:1 हो गया रेशियो। साधारण सी बात है। अब तक भी नहीं समझ आ रहा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, लेकिन अब समझ आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं आपसे कहूं मेरे पास 3 गाय हैं, आपके पास 4 घोड़े हैं, बताइए हमारे गाय और घोड़े का अनुपात क्या है, यानी हमारे पास रखे जाने वाले इन वस्तुओं का अनुपात क्या है। याद रखिए मेरे पास 3 गाय हैं, आपके पास 4 घोड़े हैं, अनुपात निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता। आप कहेंगे कैसे सर? याद रखिए बच्चे, अनुपात निकलता है उनके बीच में जिनका रिलेशन बनता है, और रिलेशन किनका बनता है, सेम का, जो एक जैसे होते हैं रिलेशन उन्हीं का बनता है। और इस शब्द को याद रखना, अनुपात का मतलब होता है रिलेशन, संबंध, समान के बीच में, सेम के बीच में। अगर मैं कहूं घोड़े और गाय के बीच में अनुपात निकालना, बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अगर मैं कहूं मेरा वजन 70 किलो है और आपकी एज 30 है, तो अनुपात बताइए, कभी नहीं निकल सकता अनुपात। मैं आपको कहूं कि मेरी एज 50 है और आप उसी एज में 1.5 लीटर दूध पीते हैं, मैंने एज बोला, लेकिन मैं यहां दूध की बात कर रहा हूं, वहां मैं एज की बात कर रहा हूं, अनुपात नहीं निकलेगा। यानी पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए अनुपात किसके बीच में निकलता है। एक क्वेश्चन आता है सीजीएल 2017 के मेंस में क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर ऑप्शंस में लिखा था डी पे, और आंसर था कांट बी डिटरमाइंड, प्राप्त नहीं किया जा सकता। याद कीजिए, हर बार उत्तर ऐसा ही हो जो दिख रहा है बनता हो, यानी कि 1 2 3 कोई अल्फाबेट में है, कोई न्यूमेरिक नंबर में है, कोई किसी में भी है, ऐसा नहीं है। उत्तर यह भी हो सकता है कि प्राप्त नहीं किया जा सकता, बन नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या पता मैं ऑप्शन को भी डाल दो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन लिखा, उत्तर पूछे 3, मैंने उत्तर मान लीजिए 4 5 6 लिख दिए, और चौथा उत्तर लिख दिया दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो याद रखिए, वो उसी का दूसरा रूप पेपर बनाने वाले ने लिया, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे अगर कहूं कि मेरे पास 5 गाय हैं, आपके पास 7 घोड़े हैं, तो अनुपात बताइए, तो आप कहेंगे इनका अनुपात बन ही नहीं सकता, कांट बी डिटरमाइंड, प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? आप ये समझ रहे हैं कि अनुपात का अर्थ क्या होता है? अनुपात होता है रिलेशन बिटवीन सेम, एक समान के बीच में संबंध। ठीक, तो इस चीज को समझ लीजिए कि क्या होता है अनुपात, यानी कि रेशियो क्या होता है। ध्यान से देख लीजिए पूरा का पूरा। मैंने कई चीजें लिखी, अलग अलग चीजें लिखी थी। शुरू में समझ आ रहा था कि पता नहीं सर क्या क्या लिख रहे हैं। शुरू में गाय लिख रहे हैं, फिर घोड़ा लिख रहे हैं, फिर किलोग्राम लिख रहे हैं, फिर एज लिख रहे हैं, सबके बीच में अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात है रिलेशन यानी कि अगर मैं कहूं मेरे पास 10 घोड़े हैं, आपके पास 12 घोड़े हैं, आप मेरे से ज्यादा अमीर हैं, 2 घोड़े ज्यादा लिए हुए हैं, तो हमारे घोड़ों का अनुपात क्या है? तो 5:6। घोड़ों की संख्या का अनुपात। मैंने किसका पूछा? घोड़ों की संख्या का अनुपात, यानी कि यूनिट क्या है? घोड़ा है। मैं कहूं 5 यूनिट घोड़े मेरे पास है, 6 यूनिट घोड़े आपके पास है, यानी कि घोड़े हैं। कितने यूनिट है, कितने रेशियो, कितने अनुपात में है? 5 अनुपात में मेरे पास है, 6 अनुपात में आपके पास है। जब जब मेरे पास 5 घोड़े मिलेंगे तब तब आपके पास 6 घोड़े मिलेंगे। कहने का भाव यह है कि मेरे पास अगर 3 गाय हैं तो आपके पास 4 गाय ही मिलेंगी, 4 घोड़े नहीं मिलेंगे। फिर
कहने का भाव ये है, मेरी एज अगर 50 साल है तो आपकी भी एज ही मेरे रेशियो में आ सकती है, आपके पैसे नहीं आ सकते मेरे रेशियो में। अगर मैं कहूं मेरी आयु 50 वर्ष है, आपकी आयु 30 वर्ष है और आप 50 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो अनुपात बताइए। आप ये नहीं कह सकते 50 की एज 50 लाख रुपए, 1:1 काटा 1:1 लाख हो गया सर, नहीं। अनुपात उसी का निकलेगा जिसका रिलेशन बने और जो सेम हो। इतना समझ गए होंगे कि क्या होता है अनुपात, ठीक। इसको आप नोट कर सकते हैं अगर चाहें तो कि ये क्या है, और फिर मैं आपको बता दूंगा कि अनुपात निकालते कैसे हैं। वैसे तो आपको समझ ही आ गया कि अनुपात निकालते कैसे हैं, लेकिन फिर भी हम बता ही देंगे सर, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कहा ना, रिलेशन बिटवीन सेम, सब दो के बीच में संबंध, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए हमेशा। क्वांटिटी सेम का मतलब यानी कि घोड़े हैं तो घोड़े हो, गधे हैं तो गधे हो, खच्चर है तो खच्चर हो, गाय है तो गाय हो, बैल है तो बैल हो, सांड है तो सांड, ठीक, हर तरह की प्रजाति है। तो ये होता अनुपात। उसके पश्चात अब जैसे मैं आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन पूछ लूं कि भाई 22 रुपए हैं, दो भाइयों के बीच में बांटने हैं, राम और श्याम के बीच में। अब राम और श्याम आते रहेंगे, लता मंगेशकर भी आती रहेंगी, आशा भोसले जी भी आती रहेंगी। अब यहां बहुत एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक। ज्योमेट्री में क्या है ना, दरअसल ज्योमेट्री में हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ज्योमेट्री में किसी का नाम नहीं रखते। हम ये नहीं कह सकते चंदू इज ए ट्रायंगल, चंदू को हम ट्रायंगल कैसे बना देंगे, चंदू बुरा मान जाएगा, कल चंदू लठ लेके स्टूडियो में आ जाएगा, चंदू मेरा नाम चंदू है, मेरे को ट्रायंगल बनाया तुमने, ठीक। यहां कह देंगे चंदू के पास 2 लाख रुपए, चंदू खुश हो जाएगा। तो चलो चंदू को ही लेते हैं, राम श्याम को लेते नहीं हम। चंदू है और कपिल है, ठीक। और उन्होंने कहा चंदू और कपिल के पास 5:6 के अनुपात में रुपए होंगे, हमेशा हमेशा उनके पास 5:6 के अनुपात में रुपए होंगे। बोला कि उनके रुपयों का अनुपात 5:6 है। अगर मैं यहां बोल दूं चंदू की आयु 5 यूनिट में हो और कपिल के पैसे 6 यूनिट में हो, तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक बात करेंगे यूनिट की, रेशियो की, या तो एक चीज होगी या दूसरी चीज होगी, दोनों नहीं होंगी एक बार में। तो मैं कहूं कि 5 और 6 ये यूनिट में पैसे हैं, और टोटल पैसे यानी टोटल रुपए कितने हैं, 22 हैं, तो हम कहेंगे 5 और 6 11, यानी कि 11 यूनिट या 11 रेशियो में। इसको अगर बिल्कुल बच्चे की तरह बात करूं पहली क्लास में, कि बिल्कुल बच्चा ऐसे उठ के आया है कि मुझे कुछ नहीं आता सर, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो 11 आर मान लो बेटे, 11 रेशियो। और टोटल इनके पास कितने हो गए, 11 हो गए, 5 इसके पास, 6 इसके पास, 11 हो गए, ठीक। और टोटल कितने हैं, 22 है, तो 11 आर को इज इक्वल टू 22 लिख दो। मैं देखो बिल्कुल बच्चे उनको बता रहा हूं जो इनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा इस समय। थोड़ी देर रुक जाओ, जो ये सोच के बैठे हो हमें तो सब आता है, ऐसे ऐसे बताओगे, हम तो सब निकाल देंगे सर, इस भाव में अगर बैठे हो ना, तो थोड़ी देर रुक जाओ, सब गीला गीला हो जाएगा, थोड़ी देर रुक जाओ। तो 11:22 के बराबर लिख देंगे मेरे बच्चे। तो हम क्या कहेंगे, 1 रेशियो इज इक्वल टू 22/11, 11 इधर ले गए, इज इक्वल टू आ गया 2 यूनिट, यानी 1 रेशियो 2 के बराबर है। तो कितना रेशियो है, 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो हो गया 5 गुना 2 यानी कि 10, यानी कि चंदू के पास 10 रुपए हैं जेब में, भाई एक समोसा खा सकता है अग्रवाल वाले का। और 6 आर यानी कि इसके पास 6 गुना 2 यानी कि 12, कपिल के पास 12 रुपए हैं, यानी कि एक ब्रेड पकौड़ा खा सकता है, ठीक। तो 10 रुपए और 12 रुपए हो गए। ये सिंपल अनुपात, सिंपल साधारण सा ये चीज होती है। अब अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि रेशियो होता क्या है, तो आप सिर्फ 3 शब्द बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन सेम, खत्म। समान के बीच में संबंध। तो जैसे हमने ये निकाला वैसे कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। और याद ये रखना है कि 22 रुपए हैं, तो उनको बांटोगे तो रुपए में ही बांटोगे। आप ये कहोगे कि चंदू और कपिल की जेब में जो रुपयों का अनुपात है वो 5:6 है, तभी 10 रुपए और 12 रुपए आएंगे, अन्यथा कुछ नहीं आएगा। ये समझ लीजिए।
आप कहोगे कि सर इतना इतना आसान, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, गाड़ी डिरेल हो रखी है, पटरी पे चढ़ेगी ना जब तुम्हारी, फिर देखो कैसे छुक छुक दौड़ती। पहले कहा था 2-3 क्लास बिल्कुल बेसिक चलाऊंगा, और फिर देखना तुम जो तुम्हारी बुक में भी नहीं मिलेंगे ना क्वेश्चन, जो किसी बुक में भी नहीं दिखेंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, पर खच्चे उड़ा देगा अर्थमेटिक आपके। कई बच्चे कहते हैं अर्थमेटिक तो आसान होता है, देखना तुम यहीं पे मामला खराब होगा, लोटपोट हो जाओगे बिल्कुल। ठीक, ये नोट कर सकते हो कि भैया 22 रुपए थे, चंदू और कपिल के पास बटे थे। यानी कि इससे मैंने आपको ये समझा दिया रेशियो क्या होता है। तो रेशियो को समझने में किसी को कोई समस्या नहीं, इसको मिटा सकता हूं बच्चे आराम से। चलिए, ये जरूर याद रखना भाई, ये जरूर याद रखना, नोट कर लो इसको अच्छे से। आगे अब लिखेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन। अच्छा, इसको ध्यान से सुनना। जैसे कई बार मैं हमेशा बताता हूं कि हिंदी के नाम आपकी हेल्प बहुत करते हैं। जैसे हिंदी का इसका नाम है प्रोपोर्शन, इसका हिंदी का नाम होता है समानुपात। समानुपात, समानुपात को अगर संधि विच्छेद करें, किसी ने हिंदी पढ़ी हो तो उसको कहते हैं सम प्लस अनुपात। सम प्लस अनुपात को कहते हैं समान अनुपात। अब मैं क्यों कह रहा हूं पता है आपको, अरे सर इतना इतना क्यों नीचे लेके जा रहे हो, अभी देखो मजा बहुत आने वाला है, थोड़ी देर में एकदम से क्वेश्चन निकलेगा। समान अनुपात यानी कि जिनका अनुपात एक जैसा हो वो प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब मैं आपसे कहूं कि 2 व्यक्तियों की आय या 2 व्यक्तियों की एज मान लो, आयु का अनुपात 2:3 है। जैसे चंदू और कपिल हैं, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, और सौरभ और गौरव हैं, इनकी आयु का अनुपात 4:6 है। तो क्या चंदू और कपिल की आयु का अनुपात सौरभ और गौरव की आयु के अनुपात के प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। क्यों है? क्योंकि इनकी रेशियो क्या है, 2:3, और इनका अगर काटोगे, अगर इनको अनुपात में सही अनुपात में लेके आओगे तो काटोगे, जैसे ये भी क्या आएगा 2:3, यानी कि ये भी 2:3 हो गया। और जब 2 अलग अलग चीजों का अनुपात सेम हो जाए, देखो ध्यान से, क्या इनका अनुपात 2:3 है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। क्या इनका अनुपात 2:3? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। और जब 2 अलग अलग चीजों का अनुपात सेम हो जाए तो वो समानुपात में होती हैं, यानी कि प्रोपोर्शन में होती है। और समानुपात का ये साइन होता है, यानी कि डबल रेशियो जिसको लिखते हैं। क्या कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? उसी तरह अगर मैं कह दूं क्या कपिल और सौरव की जेब में पैसे हैं, वो है 4:7 में, और गौरव और दीपक की जेब में जो पैसे हैं वो है मान लो 8:10 में। तो आपसे पूछ लूं मैं, बताओ क्या इनके बीच में मतलब पैसे के बीच में समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल है इनकी जो सैलरी है? मैं कह दूं कि कपिल और सौरव की सैलरी का अनुपात 4:7 है, और गौरव और दीपक की सैलरी का अनुपात 8:10 है। तो बताइए क्या इनकी सैलरी प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में हो जाएगी? आप कहेंगे सर पहले तो एक काम करो, इनको सिंपल फॉर्म में ले आओ। ये तो पहले से सिंपल फॉर्म में यानी कि 4:7 है। क्या ये सिंपल फॉर्म में? आप कहोगे कि सर ये अगर देखोगे तो ये सिंपल फॉर्म में दिख नहीं रहा, क्यों? इसको सिंपल फॉर्म में लेंगे, 2 से काटेंगे, ये 4:5 आएगा। कहोगे सर दिख अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, यानी कि ये 4:7 है, 4:5 है। इसका मतलब ये वाला सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, बराबर समानुपात में नहीं है। ठीक, अब पता कैसे लगा? अगर यहीं पे मैं बहुत बड़े बड़े रेशियो आपको दे दूं तो कैसे पता लगेगा कि सेम प्रोपोर्शन में? उसको पता लगाने के लिए आप एक फॉर्मूला और सुन लो। सिंपल सा फॉर्मूला अगर मैं कहूं, यहां पे लिखता हूं मिडल टर्म्स, यानी कि मध्य की जो टर्म्स है
एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम यानी कि जो बाह्य टर्म्स है, ये बराबर होनी चाहिए। कैसे? मिडल टर्म्स यानी इन ये दो मिडल टर्म्स हैं, इन दोनों की गुना एक्सट्रीम टर्म्स की गुना के बराबर अगर हो गई तो वो चीजें प्रोपोर्शन में होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। खत्म। इतनी ही बात है और कुछ नहीं। कैसे? 3 गुना 2 कितना? 6, और एक्सट्रीम की गुना करो, 2 गुना 3 कितना? 6। तो 6 और 6 बराबर हैं, तो ये प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में है। लेकिन मिडल टर्म्स की गुना यहां कितनी है? तो आप कहेंगे 28 है। एक्सट्रीम टर्म्स की गुना कितनी है? आप कहेंगे 20 है। 20 और 28 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में नहीं। ये होता है प्रोपोर्शन के। पहले तो मेरे बच्चे आपको ये समझ आना चाहिए कि जो हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं वो है क्या, ये है क्या, रेशियो प्रोपोर्शन चीज क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि मेरी और आपकी आयु का अनुपात, मेरे पिताजी और आपके पिताजी की आयु के अनुपात के क्या समानुपात है, क्या प्रोपोर्शनल है, हमारी एज और हमारे पिताजी की एज की प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सर आपकी एज मान लो 30 है, हमारी एज मान लो 15 है, तो 2:1 हो गई। और मान लो आपके पिताजी की एज 60 है, हमारे पिताजी की एज अगर 40 है, तो वो 3:2 हो गई। वो प्रोपोर्शन में नहीं हुई। प्रोपोर्शन में कब होगी? कि अगर आपकी और मेरी आयु का अनुपात 2:1 है, तो पिताजी की भी आयु का अनुपात 2:1 होगा, तभी प्रोपोर्शन में होंगी, अन्यथा प्रोपोर्शन में नहीं होंगी। क्या कहानी समझ में आ गई? तो पहले इसको बड़े अच्छे से नोट करेंगे कि क्या मतलब होता है प्रोपोर्शन का, यानी समानुपात का अर्थ क्या होता है। करो बच्चे नोट आराम से। अच्छे से नोट कर लेंगे। बिल्कुल आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है समानुपात, यानी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। बस एक बात याद रखनी साधारण सी कि मिडल टर्म्स, मध्य की जो टर्म्स हैं, उनका जो गुणनखंड है, गुणा है, वो एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर हो तो समानुपाती में यानी कि प्रोपोर्शन में होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। सर खत्म। कर लो एक बार नोट भाई। हो गया? क्या हो गया भाई? आराम से, या वीडियो को रोक के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर किसी का ना हुआ हो तो एक बार रोक के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब दरअसल रेशियो जो होता है वो कितने तरह का होता है वो भी जानना चाहिए हमें। जैसे अब हेडिंग डाल लेंगे मेरे बच्चे। अब तक हमने क्या पढ़ा? रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रेशियो, और ये पेपर में आते हैं कई बार, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता न करें। टाइप्स ऑफ रेशियो यानी कि रेशियो कितने प्रकार का होता है, लिख लो। रेशियो कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। ठीक, लिख लिया? लिख लिया? शुरू करें? आइए। तो रेशियो आपका होता है पहला नाम, और जो पहला नाम होगा वो होगा मेरे भाई डुप्लीकेट रेशियो। अब जो डुप्लीकेट रेशियो है वो होता क्या है, सुन लो ध्यान से। व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो? यानी कि वर्गानुपात। ये मैं बार बार एन लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जगह एन आता है, कहीं जगह नहीं आता। वर्गानुपात, वर्गानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे वर्गानुपात। अब ये होता क्या है, वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है। जैसे डुप्लीकेट का मतलब समझते, और हिंदी में इसका नाम है वर्गानुपात। वर्ग यानी कि स्क्वायर, डुप्लीकेट यानी कि वैसे ही दिखने वाला। मतलब अगर मैं आपसे कहूं फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो यानी कि वर्गानुपात बताएंगे, तो वर्गानुपात बच्चे क्या होगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर।
और इसका वर्गानुपात होगा 2 का स्क्वायर कर दें और 3 का स्क्वायर कर दें। अब जो रेशियो बना वो होता है डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि अगर मैं आपसे आज के बाद अगर कह दूं एक झटके में कि 11:17 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है, तो आप एक झटके में उठा के इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर। 11 का 121 और 17 का क्या होता है, याद आया? याद है कुछ? 17 का होता है 289। आप कहेंगे ये लो सर कहानी खत्म हो गई। एक झटके में सीधा बोलेंगे व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इज ऑल्सो नेम्ड एज वर्गानुपात, इसको वर्ग अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हिंदी के नाम आसान है, यहां हिंदी से आप एक सेकंड में पहचान सकते हैं, डुप्लीकेट रेशियो से पहचानने में समस्या है। तो आप कहेंगे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो होता है किसी भी नंबर का, किसी भी रेशियो का स्क्वायर कर दें, उसका डुप्लीकेट रेशियो हो गया। कोई दिक्कत? इसी का दूसरा नाम, यानी कि ये तो टाइप 1 हो गई, ये टाइप 2 है। टाइप 1 डुप्लीकेट रेशियो, टाइप 2 सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तो होता है वर्गानुपात। ये होता है वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात। अब ये वर्ग मूलानुपात क्या होता है? वर्ग मूलानुपात होता है अगर मैं कहूं कि 25:36 का सब डुप्लीकेट रेशियो बताना है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? यहां वर्ग था, यहां वर्ग मूल है। वर्ग मूल यानी कि स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब आपको 25 और 36 का क्या निकालना है? सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आप कहेंगे कि सर उठा के दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कर दो और 36 का स्क्वायर रूट कर दो, जो आएगा वही उत्तर होगा। और इसका उत्तर क्या होगा? आप कहेंगे 5:6 होगा। सर कहानी खत्म। ये होता है भाई डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। कोई समस्या? बना ले जाएंगे आराम से, नोट करेंगे जल्दी से क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो और क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात होते क्या क्या है। कीजिए बच्चे, नोट कीजिए आराम से, इसको करें नोट। अच्छे से समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी मुश्किल बात है ही नहीं। आप खुद समझ रहे हैं कि क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है यार। बस एक बार बेसिक हो जाए, फिर देखो धुआं कैसे निकलता है यहां से। हो गया डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात। चलें आगे। आप कहेंगे कि सर डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात होता है जब दो नंबर को स्क्वायर, दो नंबर रेशियो में है, उनका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, यानी कि डुप्लीकेट यानी उन्हीं जैसा जो दिखता हो तो उठा के स्क्वायर कर देंगे सर। सब डुप्लीकेट में जो है उसका किसी नंबर का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है किसी रेशियो का, तो उठा के उसका रूट कर देंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, इनको वर्गमूलानुपात हो जाएगा। यहां तो कोई समस्या? पक्का। 2 टाइप हम कर चुके हैं, 1 और 2। तीसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो अच्छा आपको समझ गए होंगे। घनानुपात, घनानुपात। अब आप समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं। घनानुपात यानी कि जो घन हो जाए, घन यानी क्यूब हो जाए। अगर मैं कहूं 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, इनके घनानुपात बताना है, आप कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट कर दीजिए 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, यानी कि 8:27 इनका ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। कहानी खत्म। अगर मैं आपसे कहूं कि सर 7:9 है, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है, आप एक झटके में मारेंगे, एक झटके में। और कैसे कीजिए? 7 का अनुपात क्या होता है? 7 का अनुपात होता है 343 होता है। और आप कहेंगे कि सर 9 का अनुपात क्या होता है? यार सॉरी, 7 का क्यूब होता है 343 और
9 का क्यूब क्या होता है बताओ, याद है? 9 का क्यूब होता है 729। खत्म, छुट्टी। और इसी का उल्टा एक और हो जाएगा टाइप 4, चौथी टाइप, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। आप कहेंगे सर ये भी पता होगा आप हमें, क्यों? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, उसको हिंदी में मैं लिखूंगा, आप कहेंगे मैं हम जानते हैं सर हिंदी में क्या लिखेंगे। आप हिंदी में लिखेंगे इसको घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। और घन मूलानुपात क्या होता है? घन मूलानुपात होता है, मान लीजिए कि 512 और 1728, या मैं इसको 1728 का, ये लिखा मैंने 512 अनुपात 1728 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताना है। यानी आप कहोगे कि सर 512 और 1728 का क्यूब रूट कर दीजिए, क्यूब रूट, यानी कि 8 अनुपात क्या 12, और 8 अनुपात 12 ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हुआ। और 8 अनुपात 12 आगे भी कट सकता है, अगर पेपर में 8 12 आ जाए तो लिख देंगे, वरना 4 से काटो तो 2 अनुपात 3 भी तो होगा। हाँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ये होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक, कर लीजिए नोट। ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट में अर्थ पता लग गया होगा, यानी घनानुपात और घन मूलानुपात में अर्थ भी पता लग गया होगा आपको। कर लो भाई, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चले आगे। और एक बात बता दूं आपको मैं, नोट कर लेना इनको, कहीं भ्रम में बैठे हो। आता है सर, हो गया सर, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब मैं आपको बताने के लिए नहीं हूंगा, जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे, उसके बाद बार बार आपको यही नोट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। नोट्स बड़े प्रॉपर तरीके से बनाना, नोट्स में कोई कमी मत छोड़ना भाई, उनमें मत कोई कमी छोड़ देना, उनको बड़े ही शानदार, बड़े ही जानदार तरीके से बनाना है। ठीक, आइए आगे। फिर आता है टाइप 5 और टाइप 6। 5 है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेशियो, या इसको हिंदी में अगर बोलूं, मैं बोलूंगा विलोमानुपात। विलोमानुपात। अब ये क्या होता है सुन लो। इनवर्स रेशियो, रेसिप्रोकल, इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो या विलोमानुपात, ये बड़ा साधारण होता है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। विलोम यानी कि उल्टा। मतलब अगर मैं कहूं 3 अनुपात 5 का, 3 अनुपात 5 का रेसिप्रोकल रेशियो बताना, तो आप कहेंगे सर 5 अनुपात 3, खत्म, छुट्टी, कहानी समाप्त। मैं आपको कहूं 7 अनुपात 11 का इनवर्स रेशियो बताना है, तो आप कहेंगे 11 अनुपात 7। ये लो सर, अगले झटके में क्वेश्चन बाहर, सीधा एकदम से। ठीक, टाइप 6 होगा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, या इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। अब ये क्या होता है मेरे बच्चे, सुन लो ध्यान से। कंपाउंड रेशियो या मिश्रित, मिश्रित का मतलब समझ रहे हैं? मिश्रण क्या होता है? दो को मिलाना, दो को मिलाना, यानी कि दो को एक दूसरे से मिला दिया, हो गया कंपाउंड यानी कि मिश्रित अनुपात। और मिश्रित अनुपात में अगर आपसे कहूं कि 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 6 का कंपाउंड रेशियो बताना है, मिश्रित अनुपात बताना है, तो आप कहेंगे सर मिश्रित, मिश्रित का मतलब घोल देना, आपस में घोल देना। आपस में घोलते कैसे हैं? क्या अनुपात को आपने पहले पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा हो, मैं आपको इस तरह से लेके चलूंगा कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा।
नहीं भी पढ़ा हो तो आप ये तो कह ही सकते हैं ना कि अनुपात को ऐसे भी लिखते हैं। अनुपात तो ये भी होता है। तो 2 और 3 गुना 5/6 मिश्रित, किसी चीज को मिश्रण कैसे करते हैं तो उसको जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये हमने मिश्रण कर दिया, यानी कि गुना मार दिया आपस में। और इसको कैसे लिखेंगे, 2 से कट गया 6 और हमने लिखा 5/9, यानी कि अगर मैं कहूं कि 2:3 और 5:6 का हमें निकालना है मिक्स्ड रेशियो, मैंने नाम क्या बदल दिया, मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो मतलब मिश्रित अनुपात, या दूसरा नाम जो मैंने लिखा था कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड होता है दोनों को मिला के एक बनाते हैं। जब कंपाउंड या मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, जब 2 रेशियो अलग अलग रखे हैं उनका कंपाउंड रेशियो बताना है, उठा के गुना कर दो। वैसे ही अगर मैं कहूं 2:3, 7:8 और 4:5 का मिक्स्ड रेशियो बताना, तो आप क्या कहेंगे, सर मिक्स्ड रेशियो बताना है तो 2/3 गुना 7/8 गुना 4/5 कर देंगे। 4 से 8 कटा 2 पे, 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 5 गुना 3 15, तो 7/15 मिक्स्ड रेशियो आ गया, यानी कि कंपाउंड रेशियो, यानी कि मिश्रित अनुपात आ गया। किसका, इन 3 का। कोई दिक्कत नहीं, क्या बना सकते हैं। और इसी के साथ आपका रेशियो का टाइप्स वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। नोट कर सकते हैं भाई जी, कीजिए नोट कि टाइप्स रेशियो में कैसे होते हैं। हो गया, करो नोट। हो गया नोट, बड़े इजी आसान तरीके से नोट करना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे ये बताऊंगा कि ये जो मिक्स्ड रेशियो है, कंपाउंड रेशियो, ये क्या है, मिश्रित अनुपात जो होता है वो क्या होता है, ये भी बताऊंगा थोड़ी देर में। क्योंकि ये तो इतना बता चुके, इसके एग्जांपल आएंगे, क्वेश्चन में कैसे आता है वो बताता हूं। वहां पे कंपाउंड रेशियो भी पूछ लेता और कई बार दूसरी चीज भी पूछ लेता, वो क्या है वो भी अभी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना कर लें एक बार। हो गया, चलिए अब एक बड़ी साधारण सी बात, छोटी सी बात करेंगे। एक चलो छोटी सी बात पूछता हूं आपसे। मान लो 500 रुपए हैं, देख लो एक बार, 500 रुपए हैं और 500 रुपए को कपिल, राम और देव 3 बंदों में बांट रहे हैं और इनका कपिल, राम और देव का जो अनुपात है, उनके जेब में जो पैसे हैं उनका जो अनुपात है वो है, मान लीजिए 2:3:5। इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भैया ये तो कुछ भी नहीं है सर, ये क्या है कि इस अनुपात में पैसे देने इनको 2:3:5 की। अगर कपिल की जेब में 2 रुपए होंगे तो राम की जेब में 3 होंगे और तभी दीपक की जेब में 5 होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि अच्छा, इसी क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चन निकाल सकता हूं, कई तरह के क्वेश्चन, और उन्हीं कई तरह के क्वेश्चन को बाद में जब सोल्व करेंगे तो आपको लगेगा हां आसान बन गया। तो मैं अगर कहूं सबको अलग अलग पैसे बांटने हैं, पहला क्वेश्चन सबको अलग अलग पैसे बांटने, सबके पैसे बताओ कितने कितने मिले सबको, तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 यूनिट इसके पास, 3 रेशियो इसके पास, 5 रेशियो इसके पास, यानी कि 2 और 3 5 और 5 10, यानी कि जैसे मैंने छोटे बच्चों की तरह बताया था 10:10R = 500 है सर। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं पता है, बिल्कुल बच्चों वाला। अब मैं थोड़ा सा एकदम एक्सीलेट करने वाला हूं, एकदम से उठेंगे। 1 R की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 500/10 यानी कि 50, और 2 R यानी कि 2 यूनिट, 2 R की वैल्यू किसके बराबर हो गई सर, 50 गुना 2 100 हो गया, 100 रुपए इसके पास। 3 R की वैल्यू यानी कि राम के पास कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 गुना 50 यानी कि 150 रुपए होंगे सर इसके पास। और अगर मैं कहूं दीपक के पास इनके 5 R 5 रेशियो होगा तो आप कहेंगे कि सर 500 गुना 5 यानी कि 250 रुपए हो गए, खत्म कहानी। ऐसे ऐसे रुपए बांट रहे हो सर, सिंपल है, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा किसके पास, तो आप कहेंगे दीपक के पास है सर। दिख ही रहा है, पहले से ही दिख रहा है 5। और मैं आपसे पूछूं कि किन दो का जो पैसे हैं जेब में, किन दो के पैसे जो जेब में है उनका अंतर तीसरे के बराबर किन दो का है, तो आप कहेंगे इन दो का अंतर करोगे तो इसका भी है, और इन दो का अंतर करोगे तो इसका भी। बात सेम है। कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए हैं और जिसके पास सबसे कम रुपए हैं उनका अनुपात ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा किसके पास है, 5 के पास है, सबसे कम किसके पास है, 2 है, तो अंतर कितना है, 3 है। तो आप इतना नहीं खींचेंगे, आप कहेंगे 1 R 50 है, तो हमें कितना निकालना है, इनका अनुपात है, इनका अंतर है 3, इनके 3 R, और 1 R अगर 50 है तो 3 R 150 हो जाएगा, वहीं से निकाल देंगे डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए सबसे कम अंतर किसके बीच में है, सबसे कम अंतर किसके पैसों में है, तो आप कहेंगे सबसे कम अंतर जो दिख रहा है इनके बीच में 1 यूनिट का अंतर, इनके बीच में 2 यूनिट का अंतर, इनके बीच में 3 यूनिट का अंतर। तो जी सबसे कम अंतर इनका दिख रहा है कितना, 1 यूनिट, यानी कि 50 पहले से निकला है। सबसे ज्यादा अंतर किसका है, तो आप कहेंगे इन दो का है सर, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट अगर 50 है, 1:50 है, तो 3 किसके बराबर, 150 के बराबर। सिंपल कैलकुलेशन है। बीच वाला किसके बराबर, आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का है, तो वो बता देंगे सर। मैं आपसे कहूं कि ये बताइए किन दो की अगर मैं जोड़ दूं, किन दो के पैसे जोड़ दूं कि सबसे ज्यादा हो जाए, तो आप कहेंगे इन दो के जोड़ दो सर, ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये 5 और 3 8 है, ये 3 और 2 5 है, ये 5 और 2 7 है, तो 8 को जोड़ो। और एक अगर R के बराबर, 1 रेशियो यानी कि 1 यूनिट, एक अगर अनुपात कितने के बराबर है, 50 के बराबर है, तो 8 कितने के बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बातें हैं। यानी कि इस तरह से कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा, कई चीजें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आसानी से बना लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आसानी से बना सकते हैं आप। नहीं बनाओगे तो ये आपके सामने लिखा है, ये आप नोट कर सकते हो कि भाई 500 रुपए हैं, कपिल, राम और देव दीपक हैं, इनके बीच में कपिल, राम और देव जो भी हैं, इनके बीच में 2:3:5 के रेशियो में बटा है, तो 2, 3 और 5 यानी कि 10 रेशियो 500 के बराबर, 1 रेशियो 50 के बराबर। ये तो उनके लिए है जिसको कुछ नहीं आता। और मैंने कहा था मैं एक एक को खींच के लेके चलूंगा, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा भाई। ठीक, नोट कर लेंगे मेरे भाई, करो नोट। अब आगे चलते हैं फिर। ये तो बिल्कुल आसान है। हो गया, चले। अब तक मैं फिर कह रहा हूं, अब तक मैंने कोई टाइप शुरू नहीं की, टाइप तो अब तक पढ़ाई ही नहीं, अब तक तो बेसिक चल रहा है। टाइप जब पढ़ाएंगे उससे पहले तो कई बार प्रखच्चे उड़ चुके होंगे, जब तक टाइप पे आएंगे हम। ठीक, सुन लो फिर। अब आगे अगर मैं आपसे कहूं कि एक छोटा सा बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं कि इफ A:B is 2:3 and B:C is 3:5, then find A:B:C क्या होगा। बना सकते हैं, आसान है। जिसको आता है वो बनाओ, जिसको नहीं आता वो मत बनाओ। 20 सेकंड दूंगा पूरे, समय शुरू होता है अब, 20 सेकंड है पूरे, बनाओ। फिर कह रहा हूं भाई बेसिक सिखा रहा हूं, तो अगर पहली 2-3 क्लास अच्छे से समझ गए फिर तो समझने में कोई समस्या होगी नहीं। और पहली 2-3 क्लास में अगर मामला फूट गया तुम्हारा, फिर दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। फिर बना लिया होगा उम्मीद है। हाँ, समय समाप्त हो गया भाई। पहली बात तो ये कि अगर हम इसको, अरे ये तो ज्यादा मिट गया, अगर हम इसको बिल्कुल बेसिक से बताएं, बिल्कुल आधारभूत चीज बताएं, तो क्या है देख लो। यहां ए कितना यूनिट है, आप कहेंगे 2 यूनिट है सर।
यहां बी कितना यूनिट आप कहेंगे? 3 यूनिट है सर। फिर मैं कहूं यहां बी कितना यूनिट आप कहेंगे? 3 यूनिट है सर। सी कितना है? 5 यूनिट है। आप देखो एक चीज देखो ध्यान से, यहां भी बी 3 है, वहां भी बी 3 है, यानी कि दोनों में सेम है। बी में कोई बदलाव नहीं भाई। जो बी है वो ए को कहता है मैं अगर 3 रुपए रखता हूं तो तेरे पास 2 रुपए हैं। और सी कहता है कि देख भाई बी तेरे पास अभी भी 3 रुपए, मेरे पास 5 रुपए। तो बी कहता है मेरे पास तो दोनों ही केस में 3 रुपए हैं। अगर बी यहां भी 3 रुपए लेके बैठा, वहां भी 3 रुपए लेके बैठा, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी क्या है? 2:3 और बी अनुपात सी क्या है? 3:5। ये लो सर। कहेंगे तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। लेकिन ये कब है? कब है ये? आप कहेंगे जब है ये, जब बी जो है, जो इनकी कॉमन यूनिट है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। क्या दोनों में बी है जो कॉमन यूनिट है? और जो बी है उसके पास दोनों बार सेम है, दोनों बार सेम यूनिट है। ध्यान रखो, रिलेशन बिटवीन सेम, दोनों बार अगर सेम यूनिट है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं, कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई फॉर्मूला बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधा मार दोगे। ठीक, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये नोट हो गया होगा, नोट कर लो इसको। फिर एक छोटी सी बात और बताते हैं, करो, नोट करो जल्दी से। तो आप कहोगे सेम है सर, सेम यूनिट होगी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे क्वेश्चन कह दूं कि इफ ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 4:5 है, तब बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तब बताइए सर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर साधारण है। हम कहेंगे ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी है 4। अरे 4 कहां से आ गया? आप कहोगे अरे सर ये तो 3 था, यहां तो 3 था ये बी, और यहां ये बी के पास 4 है। बी दो बार पैसे लेके घूम रहा है क्या? नहीं, इसका कहने का भाव ये है कि अगर ए के पास, ए की जेब में 2 यूनिट पैसे हैं, 2 के अनुपात में है, तो बी के अनुपात उसका 3 के अनुपात में है। कि मेरे पास ए के पास 2 है तो बी के पास 3 है, ए के पास 4 है तो बी के पास 6 है, ए के पास 10 है तो बी के पास 15 है, ए के पास 200 है तो बी के पास 300 है। यानी कि बी कहेगा मैं हर बार तेरा 3 के रेशियो में रहूंगा अगर तू 2 के रेशियो में रहेगा। लेकिन सी कह रहा देख भाई सुन, तू रहेगा मेरे साथ 4 के रेशियो में और मैं रहूंगा 5 के रेशियो में। तो बी कहेगा यार तो समस्या हो गई, ये तो समस्या वाली बात हो गई कि तू यहां 3 है, मैं यहां 4 हूं, यहां मेरे को 3 पे चलना पड़ेगा, यहां 4 पे चलना पड़ेगा। तो ऐसे लिख दो 4:5। बिल्कुल आसान सी ट्रिक, बिल्कुल आसान ट्रिक। और यहां पे एक तो जगह ये खाली रह गई, एक रेशियो लिख दो, एक जगह ये खाली रह गई। बच्चों वाली बात अगर करो तो याद रखना यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे वही लिखेंगे जो इसकी इधर होगा 3, और यहां पे क्या लिखेंगे जो इसके इधर होगा, यानी कि 4। और अब 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका, या तो डायरेक्ट गुना कर दो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 5 3 15 और खत्म होगी कहानी। ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया 8:12:15। ऑप्शन में मिल जाएगा 8:12:15 ऑप्शन में मिलेगा, वो आप टिक मार देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन अब पेपर में आने लगभग बंद हो गए हैं। अब मान लो कोई इस तरह की भर्ती भी अगर कहें कि इस तरह की भी कोई एग्जाम हो रहा है जो बिल्कुल डी ग्रुप का डी ग्रुप का एग्जाम सुन के भी हंसी आ जाती है। अब तो रेलवे वालों ने खतरनाक काम कर दिया ना डी ग्रुप के नाम पे। तो रेलवे वाले डी ग्रुप को भी मतलब मेंस ले रहे हैं, प्रीलिम्स ले रहे हैं, मेंस भी ले रहे हैं, फिर पता नहीं भरोसा नहीं है, ये भी कहते हैं इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा, फिजिकल ट्रेनिंग करवाएंगे, मेडिकल ट्रेनिंग करवाएंगे, भरोसा नहीं भैया अब। ठीक, हम क्या ही कहें इनके बारे में। तो ये आसान सा तरीका है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल आसान है सर, कोई बड़ी बात है ही नहीं। नोट कर लो एक बार जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करवाते हैं और फिर आज 2 क्वेश्चन करवा के और फिर आगे चलते हैं। करो एक बार जल्दी, नोट करो। हो गया?
मिटा दूं, देख लोगे। अब मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए इफ यदि ए अनुपात बी, ए रेशियो बी का वैल्यू जो है वो है, अरे ए रेशियो बी लिखा है 3:5, बी रेशियो सी लिखा है 2:3 और सी रेशियो डी लिखा है मान लो 4:3 लिख देते हैं। फिर से आओ, हाँ यहां पे आओ। अब बताइए कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, बताइए। ये इनके सबके अलग अलग रेशियो लिखे हैं, आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं। जब भी ऐसा दिखे कि सबके रेशियो अलग अलग दिखे, ए रेशियो बी दे रखा, बी रेशियो सी दे रखा, सी रेशियो डी दे रखा, डी रेशियो ई दे रखा, ई रेशियो एफ दे रखा, कितना भी लंबा दे रखा हो, और आपसे सबका पूछ लिया, सबका, मैंने क्या कहा, सबका एक साथ, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, सबका पूछ लिया, आप क्या लिख दोगे? ए रेशियो बी है सर 3:5, लिख दिया। बी रेशियो सी है सर 2:3, इसके ठीक नीचे लिखेंगे। और सी रेशियो डी है 4:3, ठीक इसके नीचे लिखोगे। और अब एक चीज देखो, जहां जहां रेशियो है वहां वहां रेशियो लगा दो, इनके नीचे नीचे, ठीक ऐसे। और जगह खाली बची है कुछ, कौन सी? एक ये जगह खाली बची है, मैंने कहा था ये जगह खाली बची है, यहां से भर दो 2। यहां 2 जगह खाली बची है, यहां से भर दो 4 और 4। यहां एक जगह खाली बची है, यहां से भर दो 3। और यहां 2 जगह खाली बची है, यहां से भर दो इनके 5 और ये भी 5। कहानी खत्म सर। और अब करना चाहो तो डायरेक्ट गुना कर दो। और डायरेक्ट गुना में क्या करेंगे? 3 दूनी 6 चौका 24, 5 दूनी 10 चौका 40, 5 3 15 चौका 60, 5 3 15 3 75। ये लो सर, 24:40:60:75। ये आ गया किसका? मैं फिर कह रहा हूं, सबका। अगर पूछे सबका, अगर सबका पूछा तो आप कहेंगे कि सर 24:40:60:75 होगा। ये निकाल लेंगे आप, ठीक। ए अनुपात बी दे रखा है 3:5, देख लो, दोनों को 8 से काटोगे 3 और 5 ही आएगा। बी अनुपात सी दे रखा है 2:3, 40 और 60 को काटोगे 20 से 2:3 ही आएगा। सी अनुपात डी दे रखा है 4 और 3, 60 और 75 को 15 से काटोगे, सॉरी 1 सेकेंड, 5 3 15, अरे 15 3 45 होगा, वही मैं सोच रहा हूं 75 कैसे हो गया 45। तो आप क्या कहेंगे? 60 और 45, यानी कि जब देखो कमाल की चीज देखो, ये है कैलकुलेशन एरर। ये छोटी सी चीज क्या थी? कैलकुलेशन एरर हो गई एकदम से, और दिमाग में नहीं चढ़ती ये चीजें। 15 3 75 हो गया। और मेरे से तो कई बार ये चीज होती है, मैं जब पढ़ता भी था, मेरा एक चीज बड़ी खतरनाक थी, उससे बहुत डरता था। ये आज फिर देखो, फिर सामने आई। मैं हमेशा 5 3 25 बोल जाता था, कई बार बोला मैंने 5 3 25, दिमाग में चढ़ता था। और याद रखना, अब मैं तुम्हें कहानी सुना दूं, चलो। कहानी ये ऐसा नहीं कि कोई रोमांचक कहानी है, बहुत काम की बात है और अच्छी बात हुई, पहली क्लास में मेरे से हुआ। रोमांचक बात यह है कि आप जब पेपर में बैठे होंगे, एग्जाम के अंदर जब चल रहा है एग्जाम आपका, और उस समय ऐसी गलती जब हो जाती है, याद रखिए उस समय हड़बड़ाहट मत करना बिल्कुल भी। अगर मान लो ऑप्शन ना मिले, अब मैं मान लो यहां पे लिखा था, मेरा ऑप्शन नहीं मिलता, ऑप्शन नहीं मिलता, मैं टेंशन में होता है क्या हो गया है, तो मैं क्या करता? दोबारा से एकदम से फिर करता। और याद रखना, जब हम दोबारा से वही चीज करते हैं, दोबारा से वही फंसते हैं जब हम, तो याद रखना वो 5 3 15 नहीं होगा, 75 ही होगा दोबारा। 5 3 15, 15 5 75, 15 3 75। क्यों? वो दिमाग में चढ़ गया है, वो 75 ही होगा बार बार। और ये बात सत्य है, पेपर में जो चीज एक बार हो गई वो दोबारा फिर होगी। इससे अच्छा सबसे बढ़िया इलाज क्या है? एक क्वेश्चन आगे निकालो, उसको वहीं रोक दो। मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, जीवन में ये बात याद रखना, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये बात पहले बता रहा हूं। इतने वर्ष, इतने एग्जाम, कहीं ये भी हुआ कि दिक्कतें आई, लेकिन रुके कहीं नहीं, टिके। मतलब ये नहीं कि डटे नहीं, पार हुए, खूब पार हुए, कोई समस्या नहीं। मैं कभी गिनती नहीं करता कि मेरे 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। मैं जानता हूं जितने दिए शिद्दत से दिए, अच्छे से भी हुए, पार भी हुए। नहीं हुए तो जीवन के 2 ही पक्ष हैं, सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, हमने दोनों देखे। दूसरी बात सुन लो, मैं तुम्हें हर तरीके की बात बताऊंगा। मेरे जीवन के जो
कई फैसले ऐसे जो मेरे से गलत हुए मैं तुम्हें बताऊंगा। यहां एक फैसला ऐसा है जो मेरे से गलत होता था पेपर में, कई बार, आज भी हो जाता है कई बार, अभी हुआ। देखो पेपर में अगर क्वेश्चन गलत होता है, ये जब की बात था ना, जब एग्जाम में बैठे हैं और आप घर पे भी ये कर रहे हैं तो आजमा के देख लेना। मान लो तुमसे क्वेश्चन गलत हो गया, अगर तुमसे क्वेश्चन गलत हो गया, उसी टाइम उसको एक बार दोबारा जैसा लिखा है वैसा ही देखो, दोबारा करने मत लगो। दोबारा करने लगोगे टाइम भी वेस्ट होगा, ज्यादा नुकसान होगा। उसको वैसे ही देखो, हाँ क्या लिखा है, कहीं कोई गलती तो नहीं। अगर वो गलती पकड़ में आ जाए, जैसे मेरे अभी पकड़ में आ गई कि 5 3 15, 15 3 75 नहीं था 45 था भाई, गलती पकड़ में आ गई, लिख दिया। अगर गलती पकड़ में ना आए, ध्यान से सुन लो, अगर गलती पकड़ में ना आए और बाई चांस ऐसा भी हो जाए दूसरी बार भी 5 3 15 3 75 हो जाए दिमाग में, वो दिमाग में हो गया क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां 75 लिखा होगा और वो 75 दिमाग में सेट है, 5 3 15 3 75 ठीक तो है यार। और पेपर में इतना नहीं होता, 15 अच्छा 15 इतना नहीं होता, वहां बहुत तेज चलता है दिमाग। जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, वो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जितने का भी जो एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल का 1 घंटे का होता है, सीडीएस का 2 घंटे का होता है, जितने भी का एग्जाम होता है उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, आपकी स्पीड दिमाग की बहुत तेज होती है उस समय। और उस समय मान लो 75 हो जाए दोबारा और आपको नहीं समझ आ रहा गलती कहां है, मेरे भाई नहीं पता लग रहा गलती कहां हो रही है, यानी कि जो क्वेश्चन किया गलत हो गया, दोबारा जो लिखा उसी को चेक करो। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ना मिले उसको वहीं छोड़ दो, यूं कहीं लिखा हो, काटो मत, कुछ मत करो। अगला क्वेश्चन खोलो, उसको बनाओ, और बन गया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन खोलो, फिर उसको बनाओ, 2 बन गए, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया है। और याद रखना पेपर में हमेशा ऐसा होता है, मान लो ये क्वेश्चन रेशियो का है, अगला क्वेश्चन रेशियो का मतलब मुश्किल है कि रेशियो का ही मिले, अगला क्वेश्चन क्या होता है ज्योमेट्री का खुल जाए, तो आपका दिमाग रेशियो से डाइवर्ट हो गया, कैलकुलेशन से डाइवर्ट हो गया, थ्योरम पे आ गया। और अगला क्वेश्चन क्या बना, परसेंटेज का मिल जाए, फिर प्रतिशत में दिमाग चला गया, वहां कहां चला गया आपका कि किस अनुपात में क्या चीजें कटती हैं, वो अलग चला गया। और फिर वापिस आओ कैलकुलेशन, अच्छा फिर, और तब जब आप पीछे 2 क्वेश्चन मारेंगे, जैसे यहां अब देखते हैं उसको क्या था, कहां गलती थी, गारंटी देता हूं तब पकड़ जाओगे। और ये ब्रेन साइकोलॉजी होती है बेटा, ये आपकी ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये प्रूफ है इस चीज का कि अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं और आपको वो गलती पकड़ में नहीं आ रही, तो उस चीज को कुछ मिनट के लिए पीछे हटा दो, किसी और चीज में दिमाग लगाओ, किसी और चीज को करो, 5 मिनट बाद वापस आओ, गारंटी है वो चीज सही हो जाएगी। लेकिन अगर उसी टाइम बार बार उसको लगाते रहे, गारंटी है पेपर में दिमाग इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है, बार बार वो 75 करेगा, बार बार गलती करेगा 75 की। मेरे से होती थी ये मेरे से कई बार हुई है, अभी देखो हुई। और ये तो चलो हम ये चेक करने लग गए मजाक में, चलो ठीक है क्या तुम्हें समझाने के लिए, मेरे को मेरी गलती पकड़ में आ गई, समझ रहे हो। तो आपको पेपर में अगर ऐसा हो जाए, ये मैं आपको वहां की बात बता रहा हूं जो आप एग्जाम में बैठे हैं, जब एग्जाम में बैठे हो और ऐसा हो जाए मेरे भाई, तो याद रखना वहीं छोड़ देना क्वेश्चन को, वैसा का वैसा लिखा हुआ, कोई टिक मत करना, 1-2 क्वेश्चन आगे करके आना। मान लो थ्योरम कोई कर ली, कोई थीटा बीटा लगा लिया, ट्रिग्नोमेट्री लगा ले गए, कोई मेंसुरेशन का लगा लिया, फिर एक बार वापस आ जाओ और तब चेक कर लो, गारंटी ठीक हो जाएगा, श्योर है ठीक हो जाएगा फिर, ठीक। और घर पे ये चीज एक आध बार करके देखना, मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तुम्हें लगे कैलकुलेशन में एरर है, फॉर्मूला ठीक लगा रखा, कैलकुलेशन कहीं गलत है, एक बार उसी को जैसा लिखा वैसा ही देखो, समझ आ रहा है, अगर ठीक हो गया मान लो उस बार तो ठीक, नहीं हुआ तो 1-2 क्वेश्चन आगे लगाओ, फिर वापस आओ, फिर ठीक हो जाएगा, गारंटी है। चलिए ये हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में जैसे ये तो हमने क्या किया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकाला, और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहता कि A/B 3/5 है, B/C 2:3 है और C अनुपात D 4:3 है, बताइए क्या, बताइए कि बताइए A अनुपात D क्या होगा, A/D क्या होगा, यानी कि पहले का और आखिरी का, पहले का और आखिरी का क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे, और इसको कंपाउंड रेशियो या मिक्स्ड रेशियो दोनों नाम है इसके। और आपको अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कंपाउंड और मिक्स्ड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड और मिक्स्ड रेशियो होता है सबकी गुना, और सबकी गुना का मतलब ये 3:5, तो आप क्या लिखेंगे 3/5 गुना, ये क्या लिखा 2:3 के 2/3 गुना, 4:3 के 4/3, तो आप क्या करेंगे कि सर 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 4 दूनी 8, नीचे क्या बचा 5 3 15,
8:15, इनके A/D जो होगा वो 8:15 होगा सर। आप ये बात कह सकते हैं सही से कि हाँ सर होगा। और ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, A/D क्या है? 24:45। जब आपको डायरेक्ट A/D पूछ लेना मेरे बच्चे, तो आप ये नहीं करेंगे, कहीं ये करने बैठ जाओ, फिर सीधा कंपाउंड मारोगे। मैंने एक क्वेश्चन ये निकाला अगर सब पूछे हो, फिर दूसरा ये निकाला जब ये सिर्फ ये पूछे हो। देखो 24 और 45 का रेशियो अगर करोगे, 24 और 45 का करके देखो, यहां से वही आएगा। कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 8 24, 3 15 45, देख लो 8:15 ही आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ना मैं ये पूछ रहा ना मैं ये पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं B/D, B/D, तो जो B/D पूछा तो क्या तब भी ऐसा हो सकता है? तो आप क्या करो, यहां से शुरू करो फिर कहानी। ये 2/3, ये B और D का मिक्स्ड है, 2/3 गुना 4/3, तो क्या 4 दूनी 8, 8/9। आप कहो क्या ऐसा हो सकता है सर? क्या ये भी सत्य है? और ध्यान से देख लो, B कितना है? 40 है, D कितना है? 45 है, और 40:45 करोगे तो 5 से काटा 8:9 आ गया। आप कहोगे ये भी हो सकता है सर। यानी कि हमने जो पूरा का पूरा चीज पढ़ी, सारी की सारी बात पढ़ी, हमने क्या पढ़ी? अगर A/B, B/C, C/D दे रखा है, और मैंने 3 क्वेश्चन निकाल दिए एक साथ, 3 क्वेश्चन निकाले एक साथ। और पहला क्वेश्चन क्या कि अगर सबके रेशियो पूछ ले, A/B, C/D पूछ ले, तो 3:5 ऐसे लिखो, 2:3 इसके नीचे, C और D है 4:3 इसके नीचे, जहां जहां फिल है वहां वहां उसकी पैरेलल वाला लिख दो, गुना कर दो, नीचे ले आओ। दूसरी चीज भी सिखाऊंगा, जब थोड़ा सा डेटा बदलूंगा तो एक चीज और सिखाऊंगा यहीं पे, एलसीएम वाला फंडा, गुना वाला, काटने वाला एक और फंडा होता है, वो भी सिखाऊंगा। लेकिन मुझे यहां तुम्हें क्या सिखाना था कि अगर ये सिर्फ ये पूछे, देख लो सिर्फ ये पूछे A/B, तो सीधा कर लो। अगर पहला और आखिरी पूछ लिया, मान लो A/B, B/C, C/D देके A/D पूछ लिया, तो तब ये मत करना तुम, तब ये लंबा मेथड मत करना, तब कंपाउंड रेशियो बनाया 3/5, 2/3, 4/3, गुना करो, काटो, खत्म। उसी तरह क्या पहला आखिरी पूछ रहा है, उसी तरह बीच में से भी कोई पूछ सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल पूछ B/D पूछा, तो B/D पूछा, तो वहां A का क्या काम? वहां A का क्या काम? तो यह मारो 2/3 गुना 4/3। क्यों? क्योंकि अगर आप कहो कि सर B तो इसमें भी है, हम 5/3 नहीं कर सकते और उसको 4/3 कर दें। बच्चे याद रखना, ये 5/3 करके उसको अगर 4/3 किया, यहां 5/3 B/A है, वहां 4/3 C/D है, यानी कि B के साथ C आ रहा है तो C के साथ D आना चाहिए, ना कि B के साथ A आ रहा है और C के साथ D आ रहा है। तब नहीं होगा ये कॉन्जुगेट में। कॉन्जुगेट में तभी होगा तब पहली और आखिरी यूनिट तो है बीच वाली सेम होती हो। जैसे A और D बताना है तो A का B के साथ है, B का C के साथ और C का D के साथ है। यहां B से B कट गया, C से C कट गया, A और D बच गया, सीधा मार दिया, उत्तर खत्म। वैसे ही B और D का पूछा तो B और D का कॉमन ढूंढो, B और D के बीच में कॉमन क्या है, तो B और D के बीच में एक C है कॉमन दोनों बार, तो इन दो रेशियो को लो, 2-3 को और 4-3 को, और मारो, खत्म करो। ठीक करेंगे, नोट करेंगे बच्चे, इस पूरे क्वेश्चन को नोट करेंगे, कीजिए नोट, पूरे क्वेश्चन को नोट करेंगे। हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो को आराम से रोक के आराम से नोट कर लेना। एक चीज ये बताई है कि अगर सबका पूछे, पहला और आखिरी पूछे, और बीच में से भी अगर कोई पूछ ले तो बीच में से कॉमन उठाने, जैसे बी और डी में कॉमन क्या है, सी है दोनों बार, क्योंकि बी का सी के साथ भी दे रखा है, डी का भी सी के साथ दे रखा है, तो बी और बी सी डी वाला लेना तो ही बन जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की जो हमारी रेशियो की क्लास थी, रेशियो प्रोपोर्शन की, उसमें हमने बेसिक जाना क्या था, उसके बाद हमने रेशियो की एक दो छोटी छोटी बात जानी
क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम एकदम से उड़ नहीं सकते। उड़ने का भाव ये है कि कई बच्चे ऐसे ही बैठे होते हैं कि पहली क्लास में बता दो सर कि एक क्वेश्चन आता है सर, एक थैले में 1 रुपए के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं सर, बता दो पहली क्लास में सर। आप ये बता दो सर कि एक आता है सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रेशियो सर, वो क्रॉस रेशियो भी बता दो सर। आप ये भी कह दोगे सर एक क्वेश्चन आता है सर खरगोश है, एक उसमें पार्क में खरगोश है और गाय है, वो बता दो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एक एक करके चलूंगा। और फिर कह रहा हूं आखिरी टाइप तक जाते जाते अगर परखच्चे ना उड़ जाए ना दिमाग के, लगने लगे हाँ भाई अब रेशियो प्रोपोर्शन का तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, फिर कह दो बच्चे किसी बुक को ढूंढ लेना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज की गारंटी। और ये मैथ स्पेशल का कोर्स बनाने की यही एक मेरा तरीका है कि एक बार पढ़ाया जाए, एक बार पढ़ा जाए। जैसे मैं एक बार पढ़ाऊंगा दम लगा के, मैं तो पढ़ाते रहते इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप तो एक ही बार पढ़ोगे ना, आप थोड़े कहोगे आंसर से पढ़ लिया चलो अब अगले द्वारे पे चलते, आप भी पढ़ाओ सर, अगले द्वारे पे आप भी पढ़ाओ सर, फिर आगे आप भी पढ़ाओ सर। यार इतना टाइम होता है क्या स्टूडेंट के पास? नहीं, एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ऐसा पढ़ो है ना। एक मूवी है अमर अकबर एंथनी, कभी उसको देखना, तो 2 हीरो की लड़ाई हो जाती है, बाद में पता लगता है दोनों भाई हैं, ठीक। तो एक हीरो दूसरे हीरो को खूब पिटता है, तुमने देखी नहीं होगी, बहुत पुरानी अमिताभ बच्चन की टाइम की मूवी है, जमाने की। तो उसमें एक हीरो दूसरे हीरो को खूब मारता है और दूसरे वाला हीरो यानी अमिताभ बच्चन जो दूसरा हीरो, इसको विनोद खन्ना जो उसको एक मुक्का मार पाता है बस, और वो उसको बहुत तोड़ता है, बहुत मारता है उसको, है ना। लेकिन अमिताभ बच्चन उसको एक मुक्का मार पाता है पूरी उसमें, और वो जहां एक मारता तो उसके इधर लगता है और वो सूज जाता है, वहां से नीला पड़ जाता है। और जब उसको वो कहता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत मार दिया, बाद में जब पता लगता है भाई भाई है कि मैंने तुम्हें बहुत मार दिया है, सॉरी, है ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, वो ऐसे हंसी का भी डायलॉग है और वो सीखने का भी डायलॉग है। डायलॉग ये है कि भाई मैंने एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, देखो अब तक दिख रहा है, समझे। एक बार पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, बार बार भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में इतना सीखिए, अगली क्लास में आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।